ब्रेन हीमरेज समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा ब्रेन अटैक या स्ट्रोक, क्योंकि ब्रेन हीमरेज जो है वो स्ट्रोक का एक कंपोनेंट है। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रोक से कि स्ट्रोक क्या है। जिस तरह से हम जानते हैं कि हार्ट अटैक पड़ता है जब, तो हार्ट में ही ब्लड की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है। मतलब हार्ट भी तो चल रहा है लगातार, तो उसमें भी ब्लड की सप्लाई जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, ग्लूकोज जाएगा, तभी तो जिंदा रहेगा। तो हार्ट में ही जब सप्लाई रुक जाती है तब हम उसको कहते हैं हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिससे डेथ हो जाती है। उसी तरह हमको अगर समझना पड़ेगा तो ब्रेन अटैक या स्ट्रोक का मतलब ये है कि ब्रेन में ब्लड की सप्लाई का अचानक बंद हो जाना, या तो आधे ब्रेन में बंद हो जाए या ब्रेन के किसी हिस्से में बंद हो जाए। 4 धमनियाँ ब्रेन को सप्लाई करती हैं और उनकी अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो किसी शाखा की सप्लाई बंद हो जाए या मेन धमनी की सप्लाई बंद हो जाए, उससे जो एरिया इफेक्ट होगा जहाँ से खून की सप्लाई बंद हो रही है, जब खून की सप्लाई बंद होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है, ग्लूकोज की सप्लाई बंद होती है, मेटाबॉलिज्म बंद होता है, इलेक्ट्रोलाइट इनफ्लक्स आउटफ्लक्स बंद हो जाता है। इस तरह से जो सप्लाई डिसरप्ट होती है, एक्यूटली जो सप्लाई ब्रेन की डिसरप्ट होती है, धमनी द्वारा ब्लड की सप्लाई जो डिसरप्ट हो जाती है या बंद हो जाती है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक 2 तरह से हो सकता है। पहला कारण यह है कि धमनी में कोई थक्का चला जाए। ब्लड तो हार्ट से ही जा रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है, तो अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, सपोज करिए हार्ट में कोई इन्फेक्शन है, या हार्ट में कोई प्रोस्थेटिक वाल्व लगी है, या हार्ट की कोई सर्जरी हो रखी है, हार्ट की कोई बीमारी है, तो हार्ट से थक्का डिसलॉज होके ब्रेन की किसी धमनी में चला जाए, या थक्का ना भी जाए, सपोज करिए फैट का कोई थक्का चला जाए, या हवा का ही किसी तरह से उसमें एक गोला चला जाए जिससे खून की सप्लाई बंद हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। इस्चीमिक स्ट्रोक का मतलब ये है कि खून की सप्लाई धमनी के ब्लॉकेज की वजह से हो गई। इसको हम कहते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। मतलब खून में, ब्रेन में या ब्रेन के किसी हिस्से में धमनी में ब्लॉक आ जाने की वजह से आधे ब्रेन में, चौथाई ब्रेन में या ब्रेन के किसी हिस्से में खून की सप्लाई बंद हो गई। इसको हम कहते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। 80% कारण इस्चीमिक स्ट्रोक ही ब्रेन स्ट्रोक का होता है, जबकि बाकी के 15 से 20% में ये सप्लाई खून बहने से हो जाती है। इसको हम कहते हैं ब्रेन हिमरेज। आप कहते सुनते होंगे लोग ब्रेन हिमरेज हो गया। तो ये केवल 20% लोगों में, रफली 15 से 20% लोगों में ब्रेन हीमरेज की वजह से ब्रेन की किसी हिस्से में सप्लाई बंद हो जाती है। अब ब्रेन हीमरेज किसी जगह पे हो गई तो वहाँ तो थक्का बन गया, लेकिन उसके आगे जो धमनी खून ले जा रही थी वहाँ सप्लाई बंद हो गई। तो इसको कहते हैं हम हीमरेजिक स्ट्रोक। तो मोटी मोटी भाषा में अगर हम बताएं तो 80% लगभग बता रहे हैं, लगभग 80% लोगों में इस्चीमिक स्ट्रोक होता है और 20% लोगों में हीमरेजिक स्ट्रोक होता है, जिसको हम ब्रेन हीमरेज कहते हैं। और ये ब्रेन हीमरेज और स्ट्रोक दोनों मिला के हम स्ट्रोक कहते हैं। 70 से 80% लोगों में ब्रेन हीमरेज हाइपरटेंशन की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रेनियल हीमरेज। इसका मतलब है ये है कि ब्रेन में, ब्रेन के सब्सटेंस के अंदर कहीं भी जो ब्लड का थक्का बड़ा जमता है, बड़ा एकदम से ब्लीड करके जो हो जाता है, उसका मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और इसके साथ डायबिटीज़ में भी धमनियों में कुछ ऐसे चेंज हो जाते हैं जिनकी वजह से भी धमनियाँ फटती हैं और उनकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हिमरेज भी 2 तरह का होता है, हमको अगर समझना पड़ेगा। ब्रेन हिमरेज एक तो ये हो गया कि ब्रेन के सब्सटेंस में, जो ब्रेन का सब्सटेंस है बहुत ही कोमल होता है,
लगभग 1200 ग्राम से 1.5 किलो का तक का ब्रेन हो सकता है, 1400 ग्राम का। और हमारे ब्रेन में किसी भी गिवन टाइम में करीब 150 सीसी ब्लड रहता है और 125 सीसी करीब ब्रेन का पानी रहता है किसी भी गिवन टाइम में। ये पैदा भी होता रहता है ब्रेन का पानी, पैदा तो दिन भर में 600 सीसी करीब होता है 24 घंटे में, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाता है खून में। तो किसी भी गिवन टाइम में 125 से 150 सीसी ब्रेन में पानी बना रहता है। अब ब्रेन में 3 कंपोनेंट हो गए, एक तो ब्रेन का सब्सटेंस हो गया जिसको हम ब्रेन पैरेन्काइमा कहते हैं, एक हो गया ब्रेन में CSF जिसको ब्रेन का पानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम कहते हैं मेडिकल भाषा में, वो ब्रेन का पानी हो गया, और एक हो गया ब्रेन में ब्लड, 150 सीसी करीब किसी भी समय ब्रेन में ब्लड होता है। तो जो दूसरे कारण है ब्रेन हिमरेज के, वो धमनियों से रिलेटेड हैं या दबावों से रिलेटेड हैं या क्लॉटिंग की मैकेनिज्म में फॉल्ट हो उससे रिलेटेड हैं। तो हाइपरटेंशन के अलावा जो दूसरा मुख्य कारण है वो है धमनी में गुल्मा बन जाना। धमनी की दीवार कमज़ोर है, धमनियाँ खून को सप्लाई कर रही और उसी धमनी में गुल्मा बन गया, गोल गोल दीवार कहीं कमज़ोर हो गई तो गुब्बारा सा, छोटा सा गुब्बारा बन गया, उसको हम कहते हैं एनुरिज्म, सेरिब्रल एनुरिज्म। उस एनुरिज्म के फटने से भी ब्रेन हिमरेज होता है। इसी तरह क्या होता है कि ब्रेन में, ये लगभग 1% पॉपुलेशन में पाया जाता है एनुरिज्म, ये इसका इंसिडेंस कम नहीं है। लगभग अगर दुनिया की पॉपुलेशन ली जाए तो 1% पॉपुलेशन में एनुरिज्म होती है। वो फटती है या नहीं फटती है, दैट इज़ डिफरेंट इशू। हो सकता है ज़िंदगी भर ना फटे, वो ऐसे ही आदमी की ज़िंदगी निकल जाए, ऐसा भी होता है। उसी तरह एक धमनियों का गुच्छा बन जाता है। धमनी और सिराएं जो खून को ले जाती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। तो जो खून को सप्लाई कर रही हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं या धमनियाँ कहते हैं, और जो खून को वापस हार्ट में ले जाती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। तो इन दोनों का, धमनी और वेन्स का जो गुच्छा बन जाता है, वो भी लगभग 0.5% पॉपुलेशन में होता है, वो फटे या ना फटे। तो दूसरा कारण जो है वो है धमनियों के गुच्छे का फटना। तीसरा है कि ब्रेन में जो ट्यूमर होते हैं, करीब 5 से लेके 8 ब्रेन ट्यूमर 1 लाख पॉपुलेशन में होते हैं, उसमें से 10% ट्यूमर ऐसे होते हैं जो ब्लीड करते हैं, उनमें खून की सप्लाई बहुत होती है। अगला कारण ये है कि बहुत सारी कोआगुलोपैथीज होती हैं। मतलब ये है कि जैसे लीवर की बीमारी है, लीवर या क्लॉटिंग फैक्टर कम बने हैं, जैसे आप हीमोफीलिया के बारे में जानते हैं, ऐसे ही प्लेटलेट जो हमारी खून के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं उनमें विकार आ जाए, लीवर की बीमारियां हो जाएं, कुछ दवाओं का इफ़ेक्ट हो जाए, कोई क्लॉटिंग फैक्टर कम बने हों, उनकी वजह से हिमरेज हो जाता है। वो भी करीब 5 से 8% लोगों में हो जाता है जो टोटल ब्रेन हिमरेज के केसेस लिए जाएं। इसी तरह से कुछ दवाएं होती हैं, उनकी वजह से ब्रेन हिमरेज हो जाता है। कई दवाएं आपने सुना होगा, लोग कोकेन लेते हैं, एफेड्रिन लेते हैं, सीडो एफेड्रिन लेते हैं, एम्फेटामिन लेते हैं, इनकी वजह से भी ब्रेन हिमरेज हो जाता है। कई दवाएं ऐसी होती हैं जो दवाएं देने से खून पतला हो जाता है, उनकी वजह से ब्रेन हिमरेज हो जाता है। बच्चों में ब्रेन हिमरेज के कुछ दूसरे कारण हैं, धमनियाँ फटना या कुछ अननोन कारण हैं जो मेडिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग हैं, उनको कॉमन आदमी नहीं समझ पाएगा। उनमें ब्रेन हिमरेज के कारण शुरुआती दौर पे अलग होते हैं। महिलाओं में जैसे प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद वो जो पानी उनको बच्चेदानी से ज़्यादा दिन तक जाता रहता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो ब्रेन में हिमरेज हो जाएगा। इसको अगर कॉमन आदमी की भाषा में हम समझाएं तो एक मोटा ताज़ा आदमी डल और सुस्त रहता है, उसको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, बिल्कुल इंटैक्ट है, बढ़िया होश में है, और अचानक वो आदमी बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, सांस तेज चलने लगी और कुछ घंटे में मर गया। ब्रेन हिमरेज का जो ब्लड प्रेशर की वजह से लक्षण है वो इस तरह होता है। या अचानक आदमी बैठा था, उसको बेहोशी आई, एक तरफ फालिस मार गई, एक हाथ पैर कमज़ोर हो गया और बेहोशी कुछ देर में और बढ़ती चली गई। शुरू में कम थी और फिर बढ़ती चली गई। जो इस्कीमिक स्ट्रोक है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक जो हमने बताया था
हीमरेज के अलावा जो स्ट्रोक बताया था जिसमें धमनी की ब्लॉकेड की वजह से जो स्ट्रोक होता है, उसमें इसका उल्टा भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, स्ट्रोक हुआ, होश में कमी आई, ज़बान लड़खड़ाने लगी, एक हाथ कमज़ोर हो गया या एक हाथ पैर और चेहरा टेढ़ा हो गया। और ये दो तरह से हो सकता है, ये या तो बढ़ता रह सकता है बेहोशी और बढ़ती रहे, या 4 ही 6 घंटे के अंदर या 12 या 24 घंटे के अंदर वो वापस से ठीक होने लगा। वो भी स्ट्रोक का एक लक्षण है। लेकिन अगर आप हीमरेज की बात करें, हीमरेज अकेले की बात करें, तो हीमरेज में क्या होता है, जो मुख्य लक्षण हैं वो होते हैं सर दर्द। जैसे धमनी रप्चर हुई तो सीवियर हेडेक होगा, बहुत जोर का सर दर्द होगा, असह्य सर दर्द होगा, ऐसा लगता है मरीज को कि ब्रेन फट जाएगा, इतना तेज दर्द हो। उसके बाद उल्टियाँ हों और उल्टियाँ होती ही चली जाएं, और फिर होश में गड़बड़ आने लगे, बेहोशी आने लगे, या अचानक बेहोशी हो जाए, एक हाथ कमज़ोर हो जाए, एक हाथ और पैर दोनों कमज़ोर हो जाए, या आँख में पैरालिसिस हो जाए, या बोलने में स्पीच में प्रॉब्लम आ जाए, या स्पीच बोल ही न पाए आदमी, इस तरह के, या दौरा पड़ जाए अचानक, दौरा मतलब मिर्गी का दौरा पड़ जाए। ये सारे अगर लक्षण अचानक आते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि ब्रेन हिमरेज हो गया है। और अगर ब्लड प्रेशर किसी को पहले से है और वो अनकंट्रोल्ड है तो समझ लीजिए ये भी ब्रेन हिमरेज है। इस हिमरेज में लक्षण ज़्यादातर सुधरते नहीं हैं, बल्कि 24 घंटे के अंदर चौथाई मरीजों में बेहोशी और गहरी हो जाती है। ये समझने की बात है। करीब चौथाई मरीजों में, जैसे अभी तो मरीज थोड़ा बहुत होश में है, कुछ कुछ बातें समझ ले रहा है, कुछ कुछ बोलने से रिस्पॉन्ड कर दे रहा है, लेकिन जैसे ही जैसे वो थक्का बड़ा हुआ और उसके चारों तरफ सूजन आई, दिमाग में प्रेशर बढ़ा, वो और ज़्यादा बेहोशी को जाएगा, ज़्यादा दौरे पड़ने लगेंगे और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ब्रेन हिमरेज बहुत ही फेटल कंडीशन है। मैं ये बताता चलूँ कि ब्रेन हिमरेज में 50 से 55% लोग मर जाते हैं, जिंदा नहीं रह पाते। इसमें से बहुत सारे लोग, कह लीजिए 30, 35, 40% लोग हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेन हिमरेज हो, तुरंत ही बिना डिले किए अस्पताल जाना चाहिए। ऐसा क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ब्रेन में जब हिमरेज हो गया तो ब्रेन में क्या है कि ब्रेन में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ब्रेन में ब्रेन सब्सटेंस है, ब्लड है और ब्रेन का पानी है। उसमें ब्रेन में एक निश्चित दबाव है 5 से 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का। लेकिन ब्रेन में अगर हिमरेज हो गई तो क्लॉट जमा हो गया, क्लॉट जमा हो गया तो ब्रेन का टेंशन बढ़ जाएगा। तो पहला काम तो ये है कि ब्रेन में जहाँ से ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हुई है, बंद हुई है, वहाँ के अगले हिस्से को, ब्रेन की सप्लाई को किसी न किसी तरह चाहे कमी हो पाए उसको मेंटेन करना। नंबर 2, ब्रेन में तुरंत सूजन शुरू हो जाती है ब्लीडिंग होने के बाद, उससे और डैमेज हो जाती है, ब्रेन सब्सटेंस नष्ट होने लगता है, उसको रोकना। तीसरा ये कि ब्रेन का जो दबाव बढ़ रहा है उस दबाव को रोकना। चौथा ये है कि ब्रेन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है उसको रेस्टोर करना। पांचवा ये है कि हो सकता है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, अब उसको कितना बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर भी हॉस्पिटल में ही मेंटेन होगा। दौरा पड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हैं तो दौरे की दवा चलेगी। तो ओवरऑल जो है ब्रेन में दोबारा हिमरेज न हो जाए, ब्रेन को कैसे बचाया जाए, ब्रेन में दबाव कैसे कम किया जाए, ब्रेन में सूजन कैसे रोकी जाए, ब्रेन में ज़्यादा डैमेज कैसे रोकी जाए, ये काम घर में नहीं हो सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर घर में ब्रेन अटैक हुआ है और अगर मरीज को दौरा पड़ा है और तो ये कोशिश की जाए कि मरीज जो है जीभ न काटे और सीधा न लेटा रहे, हेड एंड को ऊपर कर दीजिए, मरीज के गर्दन को एक तरफ को झुका दीजिए, देखिए कि सांस अच्छी आ रही है कि नहीं। सांस अच्छी नहीं आ रही है तो देखिए दौरा पड़ा हो तो कुछ मुंह में फंसा तो नहीं है। दौरे के टाइम मुंह में हाथ मत डाल दीजिए, वो और ख़तरनाक है। बस ये होना चाहिए कि अगर एक तरफ को कर देंगे सर तो जो सिक्रीशन है, जो सलाइवा है हमारी 1200 सीसी तो सलाइवा ही बनती है, तो वो जो है एक तरफ को ट्रेकेल हो जाएगी, एयरवे क्लियर हो जाएगा, तो ब्रेन में कम से कम ऑक्सीजन जाती रहेगी।
ये करने के साथ ही साथ ब्लड प्रेशर नाप लें अगर सुविधा है, और जो भी नज़दीक हॉस्पिटल है तुरंत वहाँ ले जाएं। आज की तारीख में ब्रेन हिमरेज का ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है। यहाँ तक कि जो हाइपरटेंशन होता है उसकी वजह से जो ब्लीड होती है उसका भी ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है। उसमें दवाओं से ट्रीटमेंट होता है। आप देखते हैं वो ग्लूकोज जो चढ़ाया जाता है आईवी लाइन से, उसको खाना खिलाया जाता है, दौरे का कंट्रोल किया जाता है, सूजन को कम किया जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन की जाती है, ब्रेन में और डैमेज न हो उसके सारा ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके साथ ही साथ वो थक्का निकालना है कि नहीं निकालना है ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। निकालने लायक होता है तो थक्का निकाला जाता है। इसके अलावा अगर धमनी फट गई है तो उसकी जांच होती है। वो जो गुब्बारा होता है उसकी गर्दन में क्लिप लगा दी जाती है या उसमें कॉइल डाल दी जाती हैं। इसी तरह अगर धमनियों का गुच्छा है तो उसको काट के निकालते हैं और थक्के को निकालते हैं। इसी तरह अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हम क्लॉटिंग फैक्टर्स देते हैं। खून को जमने से थक्का बन गया तो थक्के को घुलाने के लिए हम दवाएं देते हैं। उसके बाद हम आजकल मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स आ गई हैं, एंडोस्कोप से या स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी से वो थक्का जब डाइल्यूट हो जाता है तो उसको निकाल लेते हैं, तो डैमेज भी कम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग रिज़ल्ट्स हैं। एनुरिज्म है तो 90-95% केसेस ठीक हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ब्रेन हिमरेज के रिज़ल्ट्स बहुत सक्सेसफुल हैं अगर इलाज टाइम से मिल जाए और मरीज की दशा बहुत ज़्यादा बेहोश न हुआ हो, थक्के का साइज बहुत बड़ा न हो, 40 सीसी 50 सीसी ज़्यादा न हो, और दूसरी बीमारियां न हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोलेबल हो, बीमारी ट्रीटेबल हो, तो 80-90% पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएंगे, उससे ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। सबसे पहला कारण है ब्लड प्रेशर का परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी का वेट कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 3, ब्लड शुगर हो तो डायबिटीज शुड बी कंट्रोल्ड। नंबर 4, अगर कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में फैट ज़्यादा है उसका परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, स्मोकिंग होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, बॉडी की को अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से बचा लिया गया तो ब्रेन हिमरेज से कंट्रोल पाया जा सकता है। उसका अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी को हेडेक होता है अचानक फिर ठीक हो जाता है तो उस हेडेक को सीवियर हेडेक हो गया और वॉमिटिंग हो गई, उसको इग्नोर कर दिया, ऐसे हेडेक को इग्नोर न किया जाए। कभी हेडेक हो जाए और गर्दन जकड़ी लगे, गर्दन आगे ऐसे झुकाने में ऐसे करने में जकड़ी लगे, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और कुछ लोग जिनको किडनी की बीमारी है, कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां जैसे मार्फन सिंड्रोम होती है, एक मोया डिजीज़ होती है बच्चों में जिसकी वजह से हिमरेज हो जाता है, तो ऐसे लोग भी ब्रेन हिमरेज के लिए अपना चेकअप सावधानी के तौर पर करवा सकते हैं। बाकी जहाँ तक दूसरे बचाव ये हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं न ली जाएं। दवाएं अगर ड्रग एब्यूज़र हैं, जिनको ड्रग्स की हैबिट है, कोकेन लेते हैं, टोबैको लेते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में, एम्फेटामिन लेते हैं, ये सब चीज़ें जो लेते हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह पे न ली जाएं। अगर ये सब सावधानियां रखी जाएंगी तो ब्रेन हिमरेज से बचाव संभव है, मुमकिन है, और हो भी गया है तो टाइम से हॉस्पिटल जाएं। ब्रेन हिमरेज का इलाज सक्सेसफुल है, सक्सेसफुली अगर किया जाएगा तो ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं।